जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 के लिए एक्सपेक्टेड साइंस के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एक्सपेक्टेड साइंस का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, अच्छा उससे पहले आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कई छात्र लगातार कमेंट करते रहते हैं कि गुरुजी आपकी पेड क्लासेस, आपका कोर्स कहाँ पे मिलता है, हमें आपसे पढ़ना है। तो मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जितनी भी आपकी अपनी क्लासेज है वे सब के सब द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलता है। और अगर आप भी रेलवे के आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा साइंस स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही ये बैच जो है आपका वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई, इन सभी परीक्षा के लिए सर अति महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप एक बार साइंस इस बैच के सहारे कर लेते हैं तो मेरे मित्र, आपकी इस सभी परीक्षा में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से टैकल कर लेंगे। इस बैच से संबंधित और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे मित्र दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रेन का प्रारंभिक चाल क्या होगा। कोई ट्रेन है और उसका प्रारंभिक चाल आपसे पूछा जा रहा है। यदि 20 सेकंड में ब्रेक के आरोपित करने से उसे रोका जाएगा, यदि वह 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मंडित हो। मेरे मित्र, सीधे सीधे आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि कोई ट्रेन का प्रारंभिक चाल क्या होगा जब उसे सर 20 सेकंड में उस पर ब्रेक आरोपित किया जाए और ब्रेक आरोपित करने से जो मंदन है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि पहले जो चल रही थी वो चाल क्या होगी। जनरली मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कि आप ही हैं, आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रारंभिक वेग क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तब हमारी प्रारंभिक वेग 0 होगी, क्योंकि कोई भी चीज विरामावस्था से चलना स्टार्ट करेगी तो सर प्रारंभिक वेग क्या होगी? आप कहेंगे 0। अब मेरे मित्र, मान लीजिए कि आप कुछ देर के बाद भी वेग को प्राप्त कर लिए। क्या किए? भी वेग को प्राप्त कर लिए। अब मेरे मित्र, आप सभी जैसे ही दौड़ रहे हैं, आपने यू चाल से प्रारंभ किया, 0 से स्टार्ट करा और आपकी चाल कुछ देर के बाद भी हो गई। और मेरे मित्र, दौड़ते समय आप किसी रोकर से टकरा गए और मेरे मित्र आप क्या हुए? धड़ाम से गिरे, तो आपकी जो वेग है वो क्या हो गई? 0। तो रोकर के टकराने से पहले आपकी क्या थी? तो सर भी वेग थी। अब टकराने के बाद आपकी जो वेग हो गई वो क्या हो गई? आप कहेंगे सर 0। तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि इस तरह के सवाल में जब भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि कोई व्यक्ति रोकर से टकरा गया है या कोई वाहन के द्वारा ब्रेक लगाया गया है, तो ब्रेक लगाने से पहले जो वेग होती है या रोकर से या ब्रेकर से टकराने से पहले जो वेग होती है सर, उस स्थिति में वो उसकी प्रारंभिक वेग होगी। जैसे आपकी प्रारंभिक वेग सर 0 नहीं रहेगी जब आप रोकर से टकराएंगे। आप भी वेग से चल रहे थे तब आप रोकर से टकराए और रोकर से टकराने के बाद आप अचानक से रुक गए, एकदम से रुक गए, तो रुकने से पहले जो आपकी वेग थी सर वो क्या होगी? आप कहेंगे सर टकराने से पहले का प्रारंभिक वेग होगा। इसी तरीके से मेरे मित्र, जो यहां पे आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ट्रेन है, उसकी प्रारंभिक वेग क्या होगी? किसी ट्रेन की प्रारंभिक वेग क्या होगी जब क्या हो जा रहा है? तो सर टी जो है 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड में ब्रेक लगाया जा रहा है और ब्रेक लगाने से जो मंदन उत्पन्न हो रहा है यानी कि ए है वो क्या है? आप कहेंगे 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मेरे मित्र आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे यू पूछा जा रहा है, जबकि मेरे मित्र ब्रेक लगाया गया है तो किस लिए? आप कहेंगे रोकने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम वेग तो हमारा क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ये चीज मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया कि मेरे मित्र आप u इक्वल टू 0 नहीं मान लेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है और उसके 20 सेकंड के बाद क्या किया गया है? ब्रेक लगाया गया है।
गाड़ी चल रही है तब ब्रेक लगाया गया, और ब्रेक तभी लगाया जाएगा जब गाड़ी चल रही होगी। तो ब्रेक लगाने से पहले का वेग क्या होगा? आप कहेंगे प्रारंभिक वेग होगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ब्रेक लगाने के बाद जो है ट्रेन जो है वो हमारा रुक जाएगा, यानी कि अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और हम सबों को मालूम है गति के प्रथम समीकरण से कि v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at होता है। क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस at होता है। मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका अंतिम वेग क्या है? 0, u आपको निकालना है प्लस माइनस 80। तो मेरे मित्र आपका यहां पे माइनस क्या होगा? 1.5 इंटू आपका क्या है सर? टाइम 20 सेकंड दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं कर लेते हैं मेरे मित्र। ये क्या हो जाएगा? 10 दूना 20, और आप कहेंगे 0 इक्वल टू u प्लस हमारा ये क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर -30 हो जाएगा, और 0 इक्वल टू u प्लस -30, इधर माइनस u और इधर -30, ये और ये कैंसिल, u इक्वल टू क्या हो गया? आप कहेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि ट्रेन का प्रारंभिक चाल क्या होगी यदि 20 सेकंड में ब्रेक के आरोपित करने से उसे रोका जाए, और यदि वह 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मंदित हो, तो आप सभी कहेंगे सर 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की प्रारंभिक चाल क्या होगी? 30 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन का, किए गए कार्य का, त्वरण का, बल का। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे जब हम लोग गति और समय की बात करते हैं, मोशन एंड टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ पढ़ने होते हैं। और आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि सर मोशन एंड टाइम के लिए जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, किसके लिए? मोशन एंड टाइम के लिए जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, वो ग्राफ कौन कौन से हैं? तो आप सभी याद रखेंगे। पहला है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला क्या है आपका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी समय ग्राफ। मेरे मित्रों दूसरा आपका क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल समय ग्राफ कहते हैं। और तीसरा मेरे मित्र आपका क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और मेरे मित्र चौथा क्या होता है आपका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि क्या बताएगा। आप सभी कहते हैं सर s इक्वल टू डी बटा टी होता है, मतलब चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, और वेग इक्वल टू आप सभी कहते हैं सर विस्थापन बटा समय होता है। मेरे भाई आप सभी हमें यह बता दो कि ये जो आपको यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय और वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय, तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों ही फॉर्मूला में 3 राशि का उपयोग किया गया है। और आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी इस 3 राशि में से कोई 2 दिया हुआ रहे तो एक हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और मेरे मित्र सेम इसी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन आपका यहां पे होता है। आप देख पा रहे होंगे कि हर एक ग्राफ में आपको 2 भौतिक राशि दी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा भी आसानी से निकल जाएगा। मेरे मित्र यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जा रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे ये आपका ओरिजिन है और ये आपका क्या होगा? आप कहेंगे समय अक्ष, और ये हमारा क्या होगा? दूरी अक्ष। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है, यानी कि ये जो आप यहां पे देख रहे हैं दूरी समय ग्राफ की ढाल, इस स्लोप से हमें क्या मिलता है? आप सभी याद रखेंगे चाल मिलता है। यानी कि दूरी समय ग्राफ से हमें क्या मिलेगी? आप कहेंगे सर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमें स्पीड मिलेगी। तो दूरी समय ग्राफ की क्या स्पीड देगी? तो आप सभी ये याद रखेंगे कि दूरी समय ग्राफ का स्लोप, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या देता है? आप सभी कहेंगे चाल देता है। आप सभी सर सुनते होंगे गांव में कि अच्छा ये लड़कवा का तो चाल ढाल बदल गया है। तो ढाल मतलब क्या? स्लोप, ऊपर चढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो आप सभी याद रखेंगे दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देगा? चाल देगा। मेरे मित्र ये है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। तो याद रखिएगा कि इसमें समय आपका आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे होगा, ये ओरिजिन, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर स्पीड हो जाएगा। तो मेरे मित्र जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका नीचे का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या देता है? आप सभी याद रखेंगे दूरी देता है। तो यहां पे आप सभी इस चीज को मेंशन कर लेंगे कि दूरी समय ग्राफ कह रहे हैं, आप सभी मेंशन कर लेंगे कि चाल समय ग्राफ
चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल क्या देगा चला? आप सभी कहेंगे गुरुजी दूरी देगा। क्या देगा? दूरी देगा। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा होता है सर, एक्स एक्सिस पे समय और वाई एक्सिस पे क्या होगा? आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और मेरे भाई इसका भी जो स्लोप होगा यानी कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो क्या देगा? आप सभी याद रखेंगे वेग देगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप क्या बताएगा? आप सभी याद रखेंगे वेग बताएगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो याद रखिएगा कि टाइम आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस पे। तो बस जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा कि वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ दो चीज बताएगा। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो किसको बताएगा? आप याद रखेंगे त्वरण को बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। और मेरे मित्र वेग समय ग्राफ का नीचे का जो क्षेत्रफल होगा, वेग समय ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल किसको बताएगा? आप सभी याद रखेंगे सर जी वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन को बताएगा। तो प्रत्येक ग्राफ से आपको एक एक राशि मिल रही थी, लेकिन मेरे मित्र वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दो राशि मिलेगी। पहला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वो क्या बताएगा? आप कहेंगे विस्थापन। और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है, आप कहेंगे सर विस्थापन का। इसीलिए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। मेरे मित्र त्वरण, तो आप सभी कहेंगे कि जब सर हमसे पूछा जाता कि वेग समय ग्राफ का ढाल प्रतिनिधित्व करता है, तब हमारा आंसर क्या हो जाता? आप कहते त्वरण हो जाता। तो ये ग्राफ की बातें ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग गहराई के सेंस में अपवर्तनांक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात क्या बताता है? अपवर्तनांक बताता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। 18 मीटर प्रतीत होती है, एग्जैक्टली 18 मीटर है नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसमें जो तालाब है उसकी आभासी गहराई कितनी है? तालाब की आभासी गहराई कितनी है? ध्यान रखिएगा कि आभासी गहराई को हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तालाब की आभासी गहराई सर 18 मीटर है। और मेरे मित्र वास्तविक गहराई आपसे पूछा जा रहा है, तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो आप सभी ध्यान में रखना कि वास्तविक गहराई को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आपसे पूछा जा रहा है आर इक्वल टू व्हाट। जबकि मेरे मित्र यहां पे हवा के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो कितना? 4/3 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया कि सर जो आपका अपवर्तनांक होता है यानी कि म्यू होता है वो किसके बराबर होता है? तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। वास्तविक गहराई आपका आप कहेंगे आर है, आभासी गहराई आपका आप कहेंगे ए है। तो सर म्यू इक्वल टू क्या हो गया? R/A। अब वैल्यू आपका अपवर्तनांक जो है वो कितना है सर? 4/3 है। आपको सर रियल गहराई निकालना है, जबकि मेरे मित्र अपरेंट गहराई आपका 18 है। आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 3R हो जाएगा और 18 चौका 72 होता है। और हम सभी यहां पे R इक्वल टू क्या कहेंगे सर? 72/3 और 24 तिया 72 हो जाएगा। यानी कि हमसे जो सवाल करा जा रहा है कि तालाब में पानी की वास्तविक गहराई होगी, तो हम सभी कहेंगे तालाब में पानी की वास्तविक गहराई 24 मीटर हो जाएगी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीज 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीज 25 की बात की जा रही है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तक तो सेम होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें 25 है इसका एटॉमिक नंबर, तो आप क्या कहेंगे कि सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसका 25 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये प्रोटॉन की
संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आप कहते हैं सर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक सिस्टमैटिक व्यवस्था है। अब ये कक्षा बेस पे भी हो सकता है, उप कक्षा के बेस पे भी हो सकता है। सिंपली जब हम लोग मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, किसकी? मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये 1s2 2s2 फिर क्या होता है 2p6 3s2 फिर आपका 3p6। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 तक तो आप कहेंगे सर आर्गन तक तो सेम आएगा। अब इसके बाद जो मेरे मित्र इसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा वो सर आपको मालूम है कि जो तीसरा कक्षा है 3s2 3p6 इसमें तो 3 सबसेल होगा s p और d। तो मेरे मित्र इसमें जो अब इलेक्ट्रॉन भराएगा वो पहले किस में जाएगा? आप कहेंगे 4s2 में जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो 3d में जाएगा। तो भाई मेरे इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 25, 18 आपने भर दिया है। इसके बाद क्या होगा? आप कहेंगे सर 4s2 और मेरे मित्र अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? तो आप कहेंगे 18 पहले से था, 2 यहां रख दिए तो 18 2 20 हो गया, 5 बचा तो वो 3d5 में चला जाएगा। और इसी को आप अरेंज करके और लिख सकते हो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप अगर इसको यहां लेना चाह रहे हो तो 3d5 और फिर इसको 4s2 लिख सकते हो। और भाई मेरे इस आधार पे आप ये कह सकते हो कि सर 1s2 ये पहला कक्षा का पहला उप कक्षा है, तो और ये आपका क्या है 2s2, तो आप कहेंगे सर ये दूसरा कक्षा का पहला सबसेल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गया, अब दूसरा कक्षा में 2 सबसेल है तो इसमें 2 और 6 आप कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरा में मेरे मित्र आप क्या देख पा रहे हैं कि सर 2 6 2 8 और 8 5 13, यानी कि तीसरा में आपका 13 इलेक्ट्रॉन है और चौथा में आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। कक्षा बेस पे यही क्या हो जाएगा 2 8 13 2 2 8 13 2। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 14 1 नहीं होगा, 2 8 13 2 बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के संबंधित मैंने कई वीडियोस इस पे सर बनाए हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप चैनल पे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं, चीजें और आपका क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा इस तरह के सवाल आपको फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों का धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सिलिकॉन है यहाँ पे, फिर बेरिलियम है आपका, मैग्नीशियम है और सोडियम है, और पूछा जा रहा है कि इसके बढ़ते हुए धात्विक गुण के आधार पर आपको क्या करना है, अरेंज करना है। भाई मेरे बढ़ते हुए धात्विक गुण के आधार पर अरेंज करना है तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर सबसे कम से चलेंगे और सबसे ज्यादा तक जाएंगे। बढ़ते क्रम का मतलब तो यही हुआ कि सर कम से ज्यादा की ओर जाना। बिल्कुल, तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसकी, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी की। मेरे भाई आप सभी यहाँ पे जो आवर्त सारणी देख रहे हैं ये बेसिकली आपका कौन सा आवर्त सारणी है? आप कहेंगे सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने करा? आप सभी कहते हैं मोसले ने करा। चला इसमें टोटल आवर्त आपको कितना मिलेगा? आप कहेंगे गुरुजी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल वर्ग कितना मिलेगा? आप सभी कहेंगे सर 18। यहां पे आप देख रहे हैं लास्ट क्या है, वर्ग 18। अब मेरे मित्र आप सभी को यह मालूम है कि ये जो हमारा आवर्त सारणी है इसके आवर्त की भी अपनी विशेषता होती है, इसके आवर्त की भी अपनी विशेषता होती है, और साथ में मेरे मित्र इसका जो वर्ग है इसकी भी अपनी एक विशेषता होती है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी आवर्त सारणी के जब किसी आवर्त में हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में हम लोग जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? आप सभी कहते हैं सर अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। क्या होती है? अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम सर लेफ्ट से बाएं से दाएं जाते जाएंगे हमको मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कौन मिलेगा? आप कहेंगे सर अधातु मिलेगा, यानी कि नॉन मेटल मिलेगा। जबकि आपको लेफ्ट साइड में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कौन मिलेगा? आप कहेंगे सर धातु मिलेगा। अब मेरे मित्र आपके एग्जाम कह रहे हैं, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन कौन सा है? तो सर सिलिकॉन है, फिर आपका बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है और फिर आपका सोडियम है। और पूछा जा रहा है इसके बढ़ते हुए धात्विक गुणों के आधार पर सजाना है। क्या कहोगे मेरे मित्र कि गुरुजी
ये जो हम सिलिकॉन यहां पे देख रहे हैं, ये जो हम सिलिकॉन देख रहे हैं, ये तो हमारा मेटालाइट यानी कि उपधातु है। तो सबसे कम धात्विक गुण किसमें होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सबसे कम धात्विक गुण जो है वो सिलिकॉन में हो जाएगी। किसमें सर? सिलिकॉन में हो जाएगी। तो चलिए सिलिकॉन को हम यहां लिख देते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जब किसी वर्ग में हम लोग क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या पाते हैं कि धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। और आप सभी ये ध्यान देंगे कि यहां पे आपका बेरिलियम दिया हुआ है और ये क्या है? तो आप कहेंगे सर जो सोडियम है, जो सोडियम है उसके बाद है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में भी सोडियम और मैग्नीशियम दिया हुआ है, सोडियम यहां और मैग्नीशियम यहां। तो आपका कहने का मतलब यह है कि सर जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं धात्विक गुण में वृद्धि होती है। तो ऊपर वाला जो तत्व होगा नीचे के तत्व से कम धात्विक होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला बस इस 3 गो में आप ये बता दो कि सबसे कम धात्विक गुण किस में होगा? आप कहेंगे सर बेरिलियम में होगा। तो सिलिकॉन के बाद कौन लिखाएगा? चला बेरिलियम लिखाएगा। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा धात्विक गुण होगा वो किस में होगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी मैग्नीशियम में होगा। किस में होगा? मैग्नीशियम में, क्योंकि ये हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तब मिलेगा। तो बेरिलियम के बाद सर कौन आएगा? आप कहेंगे मैग्नीशियम आएगा। और सबसे ज्यादा धात्विक गुण हमको कहां पे देखने को मिलेगा? आप कहिएगा सर सोडियम में देखने को मिलेगा। तो मेरे मित्र आपसे जो पूछा जा रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में धात्विक गुणों के आधार पर इसको सजाना है, तो सिलिकॉन सबसे कम धात्विक गुण को प्रदर्शित करेगा। ये करवे ही नहीं करेगा सर, ये तो उपधातु है। बेरिलियम आप कहेंगे मैग्नीशियम और सोडियम की अपेक्षा कम। मैग्नीशियम सर आप कहेंगे सोडियम से कम। और सबसे ज्यादा किसका होगा? आप कहिएगा सर सोडियम का होगा। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में कहां पे है मेरे मित्र। अगर आप ऑप्शन में मैच करेंगे तो किसको? सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर आपका सोडियम। क्या कहिएगा कि गुरुजी पहले ऑप्शन में है बेरिलियम? नहीं होगा। दूसरे में सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है? आंखों की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनी, मूत्रवाहिनी, हृदय, आंख की आइरिस, अस्थि, अस्थियों, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी, रक्तवाहिका, मूत्रवाहिनी, अस्थियां। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे ये आहार नाल में भोजन की गति तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो चिकनी पेशी द्वारा बोला जा रहा है, ये चिकनी पेशी का मतलब क्या हुआ? तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग पेशी उत्तक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आप सभी याद रखेंगे मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पेशी रेशा से बना होता है। किससे बना होता है? पेशी रेशा से बना होता है। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र ये जो पेशी उत्तक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है मेरे मित्र रेखित पेशी। कौन सा? रेखित पेशी। ध्यान में रखेंगे इसी रेखित पेशी को हम लोग क्या कहते हैं? सर ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। और चला इसी ऐच्छिक पेशी को हम लोग कंकाली पेशी भी कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो मेरे मित्र आपका होता है वो होता है अरेखित पेशी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? चिकनी पेशी के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र जो चिकनी पेशी होती हैं बेसिकली इसको हम लोग अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है? याद रखेंगे स्पेशल हृदय पेशी। ये केवल और केवल हार्ट में पाई जाती है। अब ऐच्छिक पेशी कहने से क्या मतलब है? तो वैसा मसल्स जिसमें हम अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरे मित्र जो कंकाली पेशी होती है ये सामान्यतः आप कह सकते हो कि जो मसल्स होती है वो हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और ऐसे पेशी में, ऐसे मसल्स में हम लोग क्या करते हैं? अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। जबकि जो चिकनी पेशी है सर ये क्या होती है? अनैच्छिक पेशी, जिसमें हम अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं ला सकते। ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल सकती है। इसमें जब भी मूवमेंट करना होगा ये अपने अनुसार करेगा, हमारे अनुसार नहीं करेगा। जबकि मेरे मित्र हृदय मसल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं, यानी कि हृदय पेशी कहते हैं।
अब आप सभी ये समझ गए हैं कि ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी और कंकाली पेशी एक ही बात है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आहार नाल में भोजन की गति शरीर के चिकनी पेशी द्वारा होती है। आहार नाल में जैसे ही आप भोजन को निगलते हो तो क्या आपकी क्षमता है कि आप भोजन को यहां पे रोक लोगे? आप कहेंगे संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहां की जो मसल्स है उस पे आपका कोई जोर नहीं है, आपके दिमाग का कोई जोर नहीं है। वो किसके अंतर्गत आता है? अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। तो वही कह रहा है कि आहार नाल में भोजन की गति शरीर के चिकनी पेशी द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है? मेरे मित्र, आंख की जो परितारिका आइरिस होती है, क्या उसको सर लुबलुबाने से आप रोक सकते हो? आप कहेंगे नहीं रोक सकते हैं। तो सर इसमें चिकनी पेशी पाई जाएगी। फेफड़ों की श्वसनियां, क्या फेफड़ों की श्वसनियां आपके अनुसार काम करेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र, फेफड़ों की श्वसनी जो होगी उसको जब भी एयर लेना होगा, जब भी आपकी सांस चलेगी, वो अपने अनुसार काम करते रहेगी। मूत्र वाहिनी, मेरे मित्र ये भी क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे चिकनी पेशी इसमें मौजूद होता है और इस पे भी सर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब मेरे मित्र, आप यहां पे देख रहे हो कि आंख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनी और मूत्र वाहिनी, इन सभी पे क्या है? आपका कोई जोर नहीं चलेगा। तो ये सर किससे बना है? चिकनी पेशी से बना है। और हमसे जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो सर यहां पे दूसरे ऑप्शन में पहले ही हृदय दे दिया गया है, जबकि हृदय एक स्पेशल कार्डियक मसल से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा ऐसे ही चला गया। तीसरा में अस्थि दिया गया है, आप कहेंगे सर संभव ही नहीं है, ये सर चिकनी पेशी के अंतर्गत आएगा ही नहीं। और चौथा में रक्त वाहिका, मूत्र वाहिनी तक तो ठीक है, लेकिन अस्थि देकर के यहां पे भी काम गड़बड़ा दिया है। तो मेरे मित्र सही आंसर केवल और केवल आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग गर्भ निरोध की बात करते हैं तो गर्भ निरोध के बहुत सारे तरीके हैं। फिजिकल मेथड से लेकर के बहुत सारे मेडिसिन हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी पिल्स, सभी चीजें मौजूद हैं। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है, तो आप सभी ये याद रखेंगे कि गर्भ निरोध को रोकने का जो शल्य चिकित्सा पद्धति है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे शल्य चिकित्सा पद्धति को हम लोग वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब मेरे मित्र याद रखिएगा कि वेसेक्टोमी वास डिफरेंस में होता है, जिसको जो वास डिफरेंस शुक्रवाहिका कहां पाई जाएगी? पुरुषों में पाई जाएगी। तो वेसेक्टोमी इसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं और ये किस में होता है? आप सभी याद रखेंगे पुरुष में होता है। और ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी बोलते हैं और ये किस में होगा? आप कहेंगे सर महिला में होगा। ट्यूबेक्टोमी तो फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब को यहां पे बांध दिया जाता है, इसी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अच्छा, होता क्या है इसमें? तो मेरे मित्र ऑपरेशन करके जो पुरुषों की शुक्रवाहिका होती है, जो कि शुक्राणु को टेस्टिस से सर ले जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो सर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है उसको स्टिच कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ओवम है, जो ओवम यानी कि अंडाणु है, उसका निष्कासन नहीं होगा। तो मेरे मित्र जो गर्भधारण है वो तभी होगा जब ओवम और स्पर्म एक दूसरे के साथ मिलेंगे। लेकिन वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के सहारे क्या किया जाता है? वास डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, जिस वजह से स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाता है और ये आपका क्या हो जाता है? सर गर्भ निरोध का एक तरीका हो जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो डिंब वाहिनी नलिका को अवरुद्ध किया जाता है। किसमें? तो आप सभी कहेंगे फीमेल में, क्योंकि डिंब वाहिनी किसमें होगा? आप सभी कहेंगे फीमेल में होगा। तो ये तो पुरुष में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। कॉन्डोम का इस्तेमाल करना, मेरे मित्र ये गर्भ निरोध से बचने का एक मैकेनिकल मेथड है, ये सर आपका शल्य चिकित्सा वाला मेथड नहीं है। कॉपर टी प्रविष्टि, आप सभी कहेंगे सर ये भी एक मैकेनिकल मेथड ही होगा, जिसमें सर कॉपर टी फीमेल के सर जो वेजिनल पार्ट होते हैं उसमें फिट किया जाता है। चौथा है शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। यही बात बिल्कुल सही है और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? मेरे मित्र याद रखिएगा कि यहां पर फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? फर्टिलाइजेशन की। और फर्टिलाइजेशन कहां होता है?
फर्टिलाइजेशन कहां होता है? आप सभी कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिंबवाहिनी नलिका बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के साथ सर डिफ्यूज होते हैं। यानी कि कहां होता है? आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है? तो स्पर्म और ओवम का सर मिलन होता है, या आप कह सकते हो डिफ्यूजन होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो फैलोपियन ट्यूब है, जो नलिका है, इस नलिका का अपना कुछ पोर्शन है। कैसे पोर्शन है? तो आप सभी ये देख पा रहे होंगे कि क्या है। आप कहेंगे सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वाली जो संरचना है ये क्या कहलाती है? यूटेरस। और यहां जो आप संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, जो क्या करता है सर अंडा का निर्माण करता है, और इसको शुद्ध हिंदी में अंडाशय भी बोला जाता है। अब मेरे मित्र ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये भी क्या है? ओवरी है। और ये दोनों ही ओवरी फीमेल में क्या करती है? ओवम का निर्माण करती है। याद रखिएगा, दोनों ओवरी साथ साथ फीमेल में ओवम का निर्माण नहीं करती है, अल्टरनेटली करती है। यानी कि किसी मंथ इससे हो रहा है तो किसी मंथ उससे होगा, और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में देखते हैं। याद रखेंगे मेरे मित्र, ये जो आप यहां से पोर्शन देख रहे हैं, ये वाली जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, डिंबवाही नलिका कहते हैं। ये जो मेरे मित्र फिम्बरी देख रहे हैं, यही ओवरी से क्या करता है सर? ओवम को कलेक्ट करता है, और फिर ये इसके सहारे क्या होता है? तो सर ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब इस फैलोपियन ट्यूब का जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं, जो कि आपका यहां पे दिया गया। तो ये क्या है? आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट है। अब मेरे मित्र ये जो दूसरा पार्ट आप यहां पे देख रहे हैं, ये वाली संरचना ध्यान दीजिएगा कि इस वाले पोर्शन पे जो देख रहे हैं इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो निषेचन होती है, वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ही होती है। निषेचन कहां पे होती है सर? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ही होती है। और ये जो आप सबसे लास्ट वाला पोर्शन यहां पे देख रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर इन्फोडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फोडिबुलम। और इसका मेनली काम क्या होता है? तो ओवरी से सर एग को यानी कि ओवम को सर कलेक्ट करना, और ये फिर कहां जाएगा? तो सर एम्पुला एस्थमस थोड़े, जब यहां पे फैलोपियन ट्यूब में सर निषेचन हो जाएगी एम्पुला में, तो सर जो आपका भ्रूण है वो कहां पे प्रतिस्थापित हो जाएगा? आप कहेंगे सर गर्भाशय में प्रतिस्थापित हो जाएगा, और फिर उसका वहां पे विकास होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी एम्पुला में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत सरल सा सवाल। आप सबों को मालूम है कि पृथ्वी तल पर जो W होता है वो mg के बराबर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और मेरे मित्र जो G है, इसका फॉर्मूला पृथ्वी तल पर क्या होता है? तो Gme/re² होता है। Gme/re² होता है। अब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर कितना? आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पृथ्वी की सतह पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? आप सभी कहेंगे W न्यूटन है। पूछा जा रहा है कि उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? यानी कि मेरे मित्र जब सर त्रिज्या जो है वो कितना हो जाए सर? R जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो जाए, तब आपसे पूछा जा रहा है कि W' इक्वल टू व्हाट? पृथ्वी की त्रिज्या जब आधी हो जाए, आधी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर W कितना होगा? यानी कि भार कितना होगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी हमें तो पहले परिवर्तित G का मान निकालना होगा। बिल्कुल चला, क्योंकि भार जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? आप कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। और यहां पे जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन होगा। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हमारा परिवर्तित G का मान होता है वो क्या होता है? तो सर G' = G इंटू R बटा R प्लस H² होता है। क्या होता है सर? G' = G इंटू R बटा R प्लस H² होता है। अब यहां पे H क्या है? तो मेरे मित्र जो आपका ऊंचाई बोला गया है कितना सर? पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई, तो इसको हम R नहीं मानेंगे, चला इसको हम H मानेंगे। ठीक है, यानी कि H आपका RE/2 हो जाए तब आपका भार कितना होगा? तो क्या कहिएगा
कि गुरुजी पहले तो अगर हम परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू ये आर ई, तो पृथ्वी की त्रिज्या ही रहेगी, ठीक है, यहां पे आर ई लिख लीजिए और ये आर ई प्लस एच, और ये फिर आर ई ही हमारा रहेगा, और ये एच जो है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आर ई बटा 2 हो जाएगा। भाई मेरे जी डैश इक्वल टू जी इंटू आपका आर ई बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, और 2 आर ई प्लस क्या होगा, आप कहेंगे सर आर ई, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जी डैश इक्वल टू चला, फिर जी इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आर ई बटा 2 आर ई प्लस आर ई, तो आप कहिएगा सर 3 आर ई बटा 2 हो जाएगा, 3 आर ई बटा 2, इसका होल स्क्वायर होगा। अब फिर से मेरे मित्र जी डैश इक्वल टू क्या होगा, तो जी इंटू अब यहां पे आर ई है, आर ई इसको सर उल्टा के अगर हम लिखें तो क्या कहिएगा कि सर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, हमारा 3 आर ई हो जाएगा, और ये आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। जी डैश इक्वल टू कितना हो गया, तो आप सभी कहेंगे जी इक्वल टू 4/9, इसको हम लोग 4/9 जी लिख सकते हैं। जी डैश हमारा कितना आ गया, 4/9 आ गया। अब मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि W इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, mg, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसीलिए जो हमारा W डैश होगा मास तो सेम ही रहेगा, जो W डैश है वो m इंटू जी डैश होगा, तो कितना, आप कहेंगे 4/9 जी। अब भाई मेरे W डैश इक्वल टू 4/9, ये जो mg है इसको W कह सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला जो आपका पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर भार होगा वो कितना होगा, 4/9 वाट, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल मिले मेरे मित्र उसको थोड़ा सा संभल के सॉल्व करना है, चीजें आसान हो जाएगी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि मोटर की कुंडली में धारा की दिशा डैश द्वारा उलट जाती है। भाई मेरे ऑप्शन है धुरी, स्लिप रिंग, ब्रश, विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम मोटर की बात करते हैं तो ये जो मोटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप सभी याद रखना कि मोटर का जो सिद्धांत है, मोटर का जो सिद्धांत है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर आधारित है। किस पे आधारित है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे आधारित है। अगर हम सिंपल मोटर के संरचना की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर ये हमारा कोई 2 मैग्नेट है, ये क्या है हमारा कोई 2 मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के सहारे इस मैग्नेट के बीच में क्या रखा हुआ है, आप सभी कहेंगे एक क्वाइल रखा गया है, आयताकार क्वाइल रखा गया है जो कि ABCD के तरह सर यहां पे नामांकित है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो गोल वाली संरचना इसमें घुसाई गई है ये एक्सल यानी कि धुरी है जो क्या करती है, तो सर इस क्वाइल को घुमाने का कार्य करती है। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आपको जंग जैसा कुछ इस तरह से संरचना दिख रहा होगा, इधर भी संरचना दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय। और इसका काम क्या होता है, तो सर इसका काम होता है धारा की दिशा को बदल देना। तो जो कहा जा रहा है कि मोटर की कुंडली में धारा की दिशा डैश के द्वारा बदली जाती है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो ये स्प्लिट रिंग दिखाई पड़ रहा है इसके द्वारा धारा की दिशा बदली जाती है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ब्रश की बात जो की जा रही है मेरे मित्र, तो आप सभी ध्यान देना कि यहां पे जो आप देख रहे हो एक पोर्शन यहां पे ये वाली और ये वाली, ये जो एक्स और वाई मेंशन की हुई है मेरे मित्र ये क्या होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं, जो कि क्या करता है, तो सर विद्युत धारा के संपर्क में लाता है। और भाई मेरे जब यही शाफ्ट घूमता है तो आप क्या कहते हैं कि सर इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है, यानी कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो आप सभी कहेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिसमें स्प्लिट रिंग जो है वो क्या करती है, मोटर की कुंडली में धारा की दिशा को बदलती है। जबकि जो ब्रश है ये एक्चुअली में कार्बन ब्रश होता है जो कि क्या करता है, तो सर स्प्लिट रिंग के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित करने का काम करता है। और एक्सल आप कहेंगे सर घूमने का कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी पिंड के संवेग को n से गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। चिला ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, बस हम हिंट आपको ये दे रहे हैं, हिंट आपको हम ये दे रहे हैं कि के
यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है K इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m होता है। तो जल्दी से आप सभी नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि कितने अणु बनेंगे। सिंपली मेरे मित्र CH4 जब 2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, CO2 प्लस 2H2O बनाता है। तो यहां पे जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के डैश अणु बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक और जल के कितने अणु बन रहे हैं, आप सभी कहेंगे सर जल के 2 अणु बनते हैं। जल के कितने अणु, तो आप कहिएगा जल के 2 अणु बनते हैं। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी समझा जाएगा, और जब तक केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं होगा तब तक राइट आंसर नहीं आएगा। अब यहां पे CH4 और 2O2 रिएक्ट करके CO2 प्लस 2H2O बना रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, कार्बन 1, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन तो बराबर है। अब 2O2 है तो मेरे मित्र यहां पे आप सभी क्या देख रहे हैं कि सर ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहां और ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहां, 4 बैलेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब भी मीथेन गैस जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु और वाटर के कितने अणु निर्मित होंगे, 2। और भाई मेरे आपसे एक और सवाल है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो मीथेन है इसे निम्नलिखित में से किस गैस के नाम से जाना जाता है, या मीथेन को और किस गैस के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी का जवाब क्या होगा नीचे कमेंट करके यह भी बताइएगा। सर आपके लिए सर आंसर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 ये उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है, चला ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगले सेशन में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है। मेरे तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा कि संयोजकता, परमाणु आकार, तत्व का रंग और बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है। आप सभी को मालूम है कि किसी भी तत्व का रंग जो है उसका आवर्त सारणी से कोई लेना देना नहीं होता है। आवर्त सारणी का अगर हम अध्ययन करेंगे तो तत्वों की संयोजकता की बात करेंगे कि सर किसी एक ही वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों की संयोजकता समान होंगी। सर जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले संयोजकता बढ़ेगी और फिर घटेगी। फिर परमाणु आकार की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार वहां पे क्या होगा, आप कहेंगे सर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मेरे मित्र परमाणु आकार हो, बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, ये सब चीज सर आवर्त सारणी में जो आवर्त और वर्ग में तत्व रखे गए हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन तत्व का रंग आप कहेंगे इसको आवर्त सारणी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है, आप सभी कहेंगे तत्वों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है, याद रखिएगा टेम्परेट वायरस बोलते हैं इसको, और इसी को हम लोग लेटेंट वायरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट वायरस भी बोलते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि लाइटिक वायरस जो है वो वैसा वायरस होता है जो अपने होस्ट के साथ अपने आप को अपने होस्ट सेल के कंपोनेंट के साथ अपने आप को क्या करता है सर, रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपना प्रजनन करता है और फिर होस्ट सेल को मार देता है। उसी तरीके से अगर हम लोग रेट्रोवायरस की बात करते हैं तो मेरे मित्र रेट्रोवायरस क्या करता है सर, अपने होस्ट सेल में जो इसका मेजबान सेल होता है उसमें ये अपना डीएनए कॉपी आरएनए जीनोम को इंजर्ट करता है और फिर उसको मार देता है। और मेरे मित्र लेंटिल वायरस जो है वो रेट्रोवायरस का ही क्या होता है सर, जीनोम यानी कि वंश का एक आप कह सकते हो अलग प्रकार का वायरस है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन अनुपात 1 से कम होता है वसा में, कार्बनिक अम्ल में, प्रोटीन में। मेरे मित्र याद रखिएगा कि श्वसन अनुपात जो है वो क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर श्वसन अनुपात जनरली पौधों में देखने को मिलता है। श्वसन अनुपात कहां देखने को मिलता है, पौधों में देखने को मिलता है। और याद रखिएगा कि श्वसन अनुपात क्या है, तो आप सभी कहेंगे निष्कासित CO2 का आयतन, निष्कासित CO2 का आयतन बटा अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन क्या कहलाता है, आप सभी याद रखेंगे कि सर श्वसन अनुपात कहलाता है। और मेरे मित्र ये जो श्वसन अनुपात होता है वो शर्करा के लिए
सर शर्करा के लिए कितना होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, शर्करा के लिए 1 होता है और वसा एवं प्रोटीन के लिए, वसा एवं प्रोटीन के लिए, वसा एवं प्रोटीन के लिए 1 से कम होता है। क्या होता है, वसा और प्रोटीन के लिए 1 से कम। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि श्वसन अनुपात 1 से कम होता है, आप कहेंगे वसा और प्रोटीन के लिए, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि पौधे में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, आप कहेंगे सर धीमा होती है। और साथ ही जब भी श्वसन अनुपात की चर्चा करेंगे तो ये क्या होगा, निष्कासित CO2 का आयतन बटा अवशोषित O2 का आयतन। और जो श्वसन अनुपात है इसको हम लोग किससे मापते हैं, तो गैनोंग श्वसन मापी से मापा जाता है। मापा जाता है इसको किससे, तो आप सभी याद रखेंगे गैनोंग श्वसन मापी से। किससे, गैनोंग श्वसन मापी से। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि सर बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है कहां पे, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था, गर्म एवं नम अवस्था। अब कई सारे छात्र यहां पे नमी की ओर ज्यादा जाएंगे, जबकि मेरे मित्र यहां पे परिरक्षित करने की बात की जा रही है, उसको अंकुरित करने की बात नहीं की जा रही है। तो आप कहेंगे सर परिरक्षित तभी रखा जाएगा जब वातावरण ठंडा हो और बीज जो है वो किस अवस्था में हो, शुष्क अवस्था में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि मानव कान में जो आपको आवाज सुनाई पड़ती है वो किसके वजह से, तो आपके ईयर ड्रम यानी कि जो कर्ण पर्दा होता है, जो कान का पर्दा होता है सर, उस पे ध्वनि के वाइब्रेशन की वजह से आप किसी भी साउंड को सुन पाते हो। और जो मानव का कर्ण पर्दा होता है उसी को हम लोग कर्णपट्टी झिल्ली कहते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम लोग ह्यूमन के ईयर के डायग्राम की बात करेंगे तो चला जी आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि आपके कान का जो ये वाला हिस्सा है, आपके कान का जो ये वाला हिस्सा है चिल्ला, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, पीना कहते हैं। क्या कहते हैं, पीना। और मेरे मित्र कान का ये वाला हिस्सा क्या है, आप सभी याद रखेंगे आउटर ईयर कहलाता है। जो ये फलक जैसे दिख रहा है चिल्ला, इसको आउटर ईयर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, सोर्स से आवाज को सर कलेक्ट करना। और मेरे मित्र इसको हम लोग आउटर ईयर भी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे आपको इस तरह से नली मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो आप ऑडिटरी कैनाल देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल एयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल एयर कहते हैं। और इसी मिडिल एयर में आपको क्या देखने को मिलता है सर, ईयर ड्रम देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्णपट्टी झिल्ली यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी पे जब क्या होती है सर, कंपन होती है, तो हम क्या करते हैं सर, ध्वनि को सुन पाते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो ये छोटी सी संरचना दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमर। और ये वाली जो संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एनविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनविल। और जो आप कहते हैं कि सर सबसे छोटी हड्डी कर्ण हड्डी स्टिर्प होती है, वो कहां मिलती है, तो भाई मेरे ये जो संरचना आप देख रहे हैं यहां पे आपको क्या मिलती है, स्ट्रिप मिलती है। और साथ ही मेरे मित्र जो यहां पे श्रवण तंत्रिका की बात की जा रही है इसको हम लोग इंग्लिश में ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। यानी कि हम क्या सुन पा रहे हैं, इस चीज को जो हमारा दिमाग डिटेक्ट करेगा वो किसके सहारे, ऑडिटरी नर्व के सहारे। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि सर जो पैरेन्काइमा होती है जाइलम में, वो क्या करती है, जाइलम में भोजन के संग्रहण का कार्य करती है। जबकि मेरे मित्र जाइलम तंतु, वाहिनिकाएं, वाहिका, ये सब मिलकर जल के संवहन में मदद करती है, खास करके वाहिनिका और वाहिका दोनों। याद रखिएगा, अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि जाइलम जो आपका एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे जाइलम फाइबर, वाहिनिका, वाहिकी और पैरेन्काइमा। ये क्या है, आप कहेंगे सर जाइलम के मुख्य अवयव हैं, मुख्य कंपोनेंट हैं। साथ ही मेरे मित्र फ्लोएम, आप कहेंगे सर वो फूड और हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह गमन करवाने के लिए या फूड और हार्मोन के संवहन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि संक्रमण धातु किस
किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं? उच्च गलनांक तथा क्वथनांक? नहीं। रिक्त कक्षकों की उपस्थिति? नहीं। कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के चलते जितने भी संक्रमण धातु होते हैं वो क्या होते हैं सर? अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण धातु आपको आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में मिलेगा? आप सभी याद रखेंगे, डी ब्लॉक में मिलेगा। और जनरली मेरे मित्र वर्ग 3 से 12 तक के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं, या आप कह सकते हो संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आपके आज के इस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसको मेरे मित्र आपने सफलतापूर्वक हमारे साथ डिस्कस कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Have a nice day.